Hello students, so let us continue with the next question number 29. Define principal directions of stress at a point and prove that there are in general three mutually orthogonal principal directions of stress at a point. If one of the principal stress vanishes, prove that in case of shear the stress quadrics become a rectangular hyperbola. So this question is as similar to question number 6 and question number 9. This is the combination of question number 6 और 9 में हमने स्ट्रेन के लिए ये चीज़ें डिस्कस की थी, यहाँ पर हम ये चीज़ें स्ट्रेस के लिए डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो सुनो वाला प्रिंसिपल डायरेक्शन क्या होती हैं। प्रिंसिपल डायरेक्शन आपको पता क्या होती है, x1 डायरेक्शन, x2 डायरेक्शन, x3 डायरेक्शन, x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, x3 एक्सिस, इट्स सेल्फ प्रिंसिपल डायरेक्शंस। ठीक है, उसका इसने बोला है कि आपने चेक करना है कि इन जनरल देयर आर थ्री म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल डायरेक्शन। ये भी क्लियर है कि वो जो डायरेक्शंस x1, x2, x3 डायरेक्शंस होती हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब आप कोई भी दो डायरेक्शन, कोई भी दो एक्सिस ले ले, वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। उसका बोलता है कि अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस कोई एक आधी प्रिंसिपल, इन तीनों में से कोई एक आधी प्रिंसिपल स्ट्रेस वैनिश हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, तो उस केस में ये शेयर स्ट्रेस जो है दैट बिकम्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब जो क्वाड्रेटिक सरफेस होगा, उस क्वाड्रेटिक सरफेस के ऊपर ये अगर स्ट्रेस, एक स्ट्रेस ख़त्म कर दें, मतलब एक डायरेक्शन में स्ट्रेस जो वो ख़त्म कर दें, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक सरफेस जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इफ़ द डायरेक्शन न्यू वेक्टर, अब ये चीज़ें आपको पता है सारी, इफ़ द डायरेक्शन न्यू वेक्टर इज टेकन अलोंग वन ऑफ द एक्सिस ऑफ द क्वाड्रेटिक, देन न्यू वेक्टर विल बी नॉर्मल टू द प्लेन टेंजेंट टू द सरफेस एट एक्स आई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि बोल रहा है कि अगर किसी भी डायरेक्शन में हम न्यू वेक्टर को ले लें तो वो जो न्यू वेक्टर होगा वो दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे मान लो इसको x1 डायरेक्शन में ले लिया तो ये ऑटोमेटिकली x2 x3 प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, एंड सिमिलरली फॉर रेस्ट एक्सिस। बट स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर न्यू, अब आप फैमिलियर हो चुके हैं इसके साथ, ये स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर न्यू इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, सो दैट, मतलब ये हमने टेंजेंट प्लेन के इस तरीके से परपेंडिकुलर लिया कि इस केस में, इन दिस केस क्या होगा, टी वेक्टर न्यू एंड न्यू वेक्टर कोइंसाइड इन डायरेक्शन। मतलब ये हम इस तरीके से लेंगे टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर, ताकि टी वेक्टर न्यू और न्यू दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाए, और अगर सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऑटोमेटिकली दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, हैंस देयर कंपोनेंट मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो उनके कंपोनेंट आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। मीन्स टी आई वेक्टर, टी वेक्टर न्यू लिखो या टी आई न्यू लिखो, एक ही बात है। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये इसकी टेंसर फॉर्म है। तो टी आई वेक्टर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू आई, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया टाउ, वेयर टाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस वेक्टर। तो ये जो स्ट्रेस वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है ये टाउ। ठीक है जी। नाउ सिंस टी आई वेक्टर न्यू इज इक्वल टू टाउ न्यू आई, अभी बोला आपने, और वैसे भी वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड टी आई वेक्टर न्यू इज टाउ आई जे न्यू जे, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड। इसको दोनों सेम हो गए। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया हमने, इस टाउ आई जे को बोल दिया ये टाउ आई जे, ये जो टाउ आई जे है दिस इज टाउ डेल्टा आई जे। मैंने रीजन दिया साथ में, डेल्टा आई इज कनेक्ट का डेल्टा, और जब आई और जे सेम होंगे, जब आई और जे सेम हो जाएंगे तो ये बन जाएगा टाउ। तो टाउ आई जे को वी आर रिप्लेसिंग विद टाउ डेल्टा आई जे। ठीक है जी। सो फ्रॉम वन क्या हो गया, यहाँ से टाउ आई जे न्यू जे इक्वल टाउ डेल्टा आई जे न्यू जे, उठा के साइड लेके आ जाए, न्यू जे कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई टाउ आई जे माइनस टाउ डेल्टा आई जे होल इंटू न्यू जे इक्वल टू 0, नंबर 2। और सेम एक्सप्रेशन आपने क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 9 में किया होगा फॉर स्ट्रेन, वहाँ पर था ई आई जे, है ना, लाइक दिस। एंड दिस सिस्टम इट सेल्फ रिप्रेजेंट थ्री साइमल्टेनियस इक्वेशंस। कैसे, आई इक्वली 1 फिक्स करो, जे इक्वली 1 2 3 दो, पहली इक्वेशन। आई इक्वली 2 फिक्स करो, जे इक्वली 1 2 3 दो, दूसरी इक्वेशन। आई इक्वली 3 फिक्स करो, जे इक्वली 1 2 3 दो। अब आप लोग काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं इन कॉन्सेप्ट से, तो यू कैन डू इजिली। ठीक है जी। तो ये बन गया नंबर 3। एंड टुगेदर विद न्यू 1 स्क्वायर प्लस न्यू 2 स्क्वायर प्लस न्यू 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको पता डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यू नो वेरी वेल दे आर डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है कि सेम का स्क्वायर और एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, डिफरेंट की मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो ये न्यू 1 स्क्वायर प्लस न्यू 2 स्क्वायर प्लस न्यू 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये चार इक्वेशन आ गई, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। नाउ
दिस नंबर 3 सिस्टम, ये जो अभी निकाला आपने, इट हैज़ नॉन जीरो सोल्यूशन इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो। लोअर क्लास का कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इस सिस्टम के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो ये डिटर्मिनेंट हमारा, इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। डिटर्मिनेंट जीरो होगा मीन्स वही जो आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी पीछे, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी है आपने, इन इक्वेशन में न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट जो वो जीरो के बराबर होगा। क्रैमर रूल है ये। जब इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे, बिकॉज द ऑर्डर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 3x3, सो ऑटोमेटिकली दिस इज क्यूबिक इन नेचर। तो उसका मतलब जब आप इस डिटर्मिनेंट को खोलेंगे तो दिस डिटर्मिनेंट गिव्स अ इक्वेशन इन टॉ, मतलब यहाँ वेरिएबल टॉ जो है, टॉ जो वेरिएबल का काम करेगा, इट इज क्यूबिक इन टॉ, विच इज क्यूबिक इन टॉ एंड हैज़ 3 रूट्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके 3 रूट आएंगे। मान लीजिए वो रूट हैं टॉ1 टॉ2 एंड टॉ3, नाम दे दिया हमने, ठीक है जी। उन रूट्स को हमने नाम दिया और कुछ नहीं किया। दीज रूट्स आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 या 9 में हम बोलते थे प्रिंसिपल स्ट्रेन E1 E2 E3, यहाँ पर टॉ1 टॉ2 टॉ3। लेट अस सपोज न्यू J1 न्यू J2 न्यू J3, ये 3 कंपोनेंट ले लिए मैंने न्यू J के in the respective directions x1 x2 x3 with the 3 directions associated with these 3 roots, ठीक है जी। मतलब ये ले लिया हमने टॉ1 के साथ, ये डायरेक्शन ले ली टॉ2 के साथ, ये डायरेक्शन ले ली टॉ3 के साथ, with 3 डायरेक्शन एसोसिएटेड विद 3 रूट्स एंड these 3 डायरेक्शंस आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। वेरी मच क्लियर, क्योंकि ये आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं क्योंकि दे आर इन x1 x2 एंड x3 डायरेक्शन, तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। नाउ फॉर टॉ इक्वल टू टॉ1, बारी बारी से देखते हैं। टॉ की वैल्यू पहले टॉ1 ली, क्योंकि वी हैव 3 रूट्स फॉर दिस टॉ की वैल्यू टॉ1 ली, एंड इक्वेशन टॉ आई जे न्यू जे इक्वल टॉ न्यू आई गिव्स, अभी आपने देखी बैक साइड में पीछे, टॉ आई जे न्यू जे इक्वल टॉ न्यू आई में इस इक्वेशन में हमने न्यू जे को रिप्लेस कर दिया न्यू J1 से, न्यू आई को रिप्लेस कर दिया न्यू I1 से, नंबर 6 बन गया, ठीक है जी। दिस इज फॉर टॉ1। उसके बाद टॉ की वैल्यू टॉ2 ली तो डायरेक्शन न्यू J2 ले ली, यहाँ न्यू I2 आ गया। टॉ इक्वल टू टॉ3 के लिए न्यू J3 आ गया, न्यू I3 आ गया। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। फिर नंबर 6 को हमने न्यू I2 से मल्टीप्लाई किया, नंबर 7 को हमने न्यू I1 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है जी। जब 6 को करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, जब 7 को करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से ये आपको दे रहा हूँ टास्क, यहाँ पर कुछ नहीं करना। आई की वैल्यू इसमें और इसमें आई की वैल्यू 1 2 3 दो, जे की वैल्यू 1 2 3 दो, ये सेम आती है। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, इफ लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इसका राइट हैंड साइड इज सेम। तो ये दोनों बराबर होगी। अगर दोनों बराबर होगी तो इसको उठा के पर साइड लेंगे, तो टॉ1 माइनस टॉ2 और दोनों में न्यू I1 न्यू I2 आ गया कॉमन, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली सिंस टॉ1 माइनस टॉ2 इज नॉन जीरो बिकॉज दे आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये टॉ की वैल्यूज में भी 4 नॉन जीरो, तो इनका डिफरेंस भी नॉन जीरो होगा। अगर डिफरेंस नॉन जीरो होगा तो इसका न्यू I1 न्यू I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या प्रूव कर दिया हमने, यहाँ से हमने बता दिया कि ये दोनों डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगी। दिस शोज दैट द 2 वेक्टर्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर द अदर 2 कोऑर्डिनेट्स, अदर 2 डायरेक्शन, सॉरी। अभी तो हमने एक डायरेक्शन की बात करी, एक डायरेक्शन के अनुसार ये न्यू I1 न्यू I2 जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो गए। सिमिलरली फॉर अदर 2 डायरेक्शंस, द डायरेक्शंस गिवन बाय न्यू J या न्यू वेक्टर I, कुछ भी लिख सकते हैं, न्यू J1 या न्यू वेक्टर I, आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। इनको बोलेंगे हम प्रिंसिपल डायरेक्शन बिकॉज दे आर इन द रिस्पेक्टिव x1 x2 एंड x3 कोऑर्डिनेट्स के डायरेक्शन में है। एंड टॉ1 टॉ2 टॉ3 आर कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्यों? क्योंकि टॉ1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x1, टॉ2 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x2, टॉ3 इज इन द डायरेक्शन ऑफ x3। क्योंकि डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्शंस हैं तो उनके अनुसार उन डायरेक्शन के अलॉन्ग जो स्ट्रेसेस के कंपोनेंट्स हैं टॉ1 टॉ2 टॉ3 दे आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो अल्टीमेटली आगे जाके होगा क्या, ये टॉ1 बन जाएगा टॉ1 टॉ2 बन जाएगा टॉ2 टॉ3 बन जाएगा टॉ3, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 या 9 में E1 बना था, E2 बना था, E3 बना था। अब ये जो भाषा लिखी गई है यहाँ पे, अगर आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन पे आ सकते हैं, पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। द प्लेन्स नॉर्मल टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस, अब ये तुमने सोचना खुद, प्रिंसिपल डायरेक्शन जैसे x1 डायरेक्शन ले ली तो x1 डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, x1 x2 x3। जैसे x2 लेंगे तो x1 x3 प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना। द प्लेन नॉर्मल टू प्रिंसिपल डायरेक्शंस आर कॉल्ड द प्रिंसिपल प्लेन ऑफ स्ट्रेस।
और जो इन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन होंगे वो बन जाएंगे प्रिंसिपल प्लेन्स। इन जनरल देयर आर ओनली 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर हो गया, हमारे पास 3 ही होती हैं, x1 x2 एंड x3 ऑफ द क्वाड्रेटिक, सो दैट एट ईच पॉइंट p नॉट ऑफ x नॉट, पता है आपको इनिशियल पॉइंट होता है, ऑफ द मीडियम वी कैन फाइंड 3 म्यूचुअली ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस न्यू वेक्टर सच दैट द सरफेस एलिमेंट नॉर्मल टू दीज डायरेक्शंस विल एक्सपीरियंस नो टेंजेंशियल स्ट्रेस। जब आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वी विल टॉक अबाउट ओनली τ11 τ22 τ33, सो दैट्स व्हाई देयर इज नो टेंजेंशियल स्ट्रेस। इफ द क्वाड्रिक सरफेस इज अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, अब ये अलग अलग सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की अपनी एक इक्वेशन होती है, देयर विल बी इनफाइनेटली मैनी सच डायरेक्शंस न्यू, इसकी बात कर रहा है। अगर आप ये सरफेस लेते हैं तो इट हैज़ सो मैनी डायरेक्शंस, इसको रिटेन करना पड़ेगा। अगर आप इन सरफेसेस की बात करना चाहते हैं तो 4th सेमेस्टर में जाके एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री करके पेपर आएगा, वहाँ पर डिफरेंट सरफेसेस की बात की गई है। तो इस सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की अपनी एक इक्वेशन होती है और ये देखा गया कि इस सरफेस के पास, जैसे हमने अभी बोला, क्वाड्रेटिक सरफ में सिर्फ और सिर्फ वी हैव ओनली 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, बट इन केस ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ सच डायरेक्शंस। One of them will be directed along the axis of revolution and only 2 mutually perpendicular directions lying in the plane normal to the axis of revolution। ठीक है, तो ये जो रेवोल्यूशन का सरफेस होता है, it has number of directions, principal directions rather। If τ1 equal to τ2 equal to τ3, then the quadratic surface, then the quadratic is a sphere। ये देखा गया, अगर τ1 τ2 τ3 तीनों बराबर हो जाएंगे, आई थिंक हो सकता है कि न्यूमेरिकल हो इसका, कि अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हो जाएं, τ1 τ2 τ3 बराबर हो जाएं, तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक सरफेस जो स्फीयर बन जाता है। कैसे बनता है देखते हैं इसको आगे। एंड एनी 3 ऑर्थोगोनल लाइन्स मे बी चूजन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर द स्ट्रेस विल बी प्योरली नॉर्मल। बोलता है कि अगर τ1 τ2 τ3 तीनों बराबर हो जाएं तो उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक सरफेस है वो स्फीयर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑटोमेटिकली जब τ1 τ2 τ3 की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज स्ट्रेसेस विच आर प्योरली नॉर्मल। प्योरली नॉर्मल मतलब in the direction of x1 x2 and x3 because they are perpendicular to each other। Since τ1 τ2 τ3 are the only stresses acting on the surface element, क्योंकि हम शेयरिंग की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, perpendicular to the principal directions न्यू j1 न्यू j2 न्यू j3, while τ11 τ22 τ33 are the normal stresses on elements which are perpendicular to the coordinate axis। ये तो हम बोल रहे हैं, ये तो हमारे इस डिस्कशन के अनुसार τ1 τ2 τ3 जो हैं दे आर द 3 कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस विच आर अलोंग x1 x2 एंड x3। लेकिन इन जनरल हमें पता है τ11 τ22 τ33 दे आर नॉर्मल स्ट्रेसेस, मतलब दे आर इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। अब दो चीज़ें तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब τ1 मस्ट बी इक्वल टू τ11, τ2 मस्ट बी इक्वल टू τ2 τ3 मस्ट बी इक्वल टू τ33। If the coordinate axes are taken along the axis of quadratic या quadric surface, then the shear stresses, सोचो अपने आप क्या होगा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम सिर्फ और सिर्फ x1 x2 x3 ही लेके चलें तो शेयर स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे। शेयर स्ट्रेसेस बन जाएंगे आपकी, ये देखो τ1 2 τ2 3 τ3 1 इक्वल टू 0। जो शेयर स्ट्रेसेस हैं दे आर इक्वल टू 0, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रेसेस की बात करें दे आर विच आर ओनली इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। तो τ1 बन गया τ1, τ22 बन गया τ2, τ33 बन गया τ3। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सरफेस, अभी देख चुके हैं आप पीछे, τij xi xj प्लस माइनस के स्क्वायर ये होती है। तो ये इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक सरफेस जो है, जब i की वैल्यू 1 फिक्स की, j की वैल्यू 1 2 3, i की वैल्यू 2 फिक्स की करी, j की वैल्यू 1 2 3, फिर i की वैल्यू 3 फिक्स करी, j की वैल्यू 1 2 3, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद τ11 τ22 τ33 को τ1 τ2 τ3 से रिप्लेस कर दिया, बाकी जो शेयरिंग स्ट्रेसेस दे आर 0, ये आ गया 0। तो अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन आ गई τ1 x1 स्क्वायर प्लस τ2 x2 स्क्वायर प्लस τ3 x3 स्क्वायर इक्वल प्लस माइनस के स्क्वायर, और प्लस माइनस के स्क्वायर होता है एन ए स्क्वायर। ये चीज़ें हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। प्लस माइनस के स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एन ए स्क्वायर। कैपिटल एन क्या होता था आपकी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दें तो दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अभी जो हम पीछे बात कर रहे थे कि अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल लाइंस की बात करेंगे, मतलब τ1 τ2 τ3 की बात करेंगे, तो उस केस में क्वाड्रेटिक सरफेस जो है वो स्फीयर बन जाएगा। अगर प्रिंसिपल डायरेक्शन की बात करेंगे तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर।
उसके बाद वी हैव द फॉलोइंग केसेस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। पहला केस, अगर टाउ1 टाउ2 टाउ3 तीनों पॉजिटिव ले लिया। अब सेम केसेस आपने क्वेश्चन नंबर 9 में या क्वेश्चन नंबर 6 में भी डिस्कस किए हैं। तो टाउ1 टाउ2 टाउ3 तीनों पॉजिटिव ले लिए तो क्या होगा, अगर तीनों पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली दिस प्लस माइनस के स्क्वायर रिड्यूसेस टू ओनली प्लस के स्क्वायर। तो उसका क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमने एक ही स्टेप में कर दिया। फिर क्या किया, थ्रू आउट हमने के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और के स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा टाउ1 x1 स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस टाउ2 x2 स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस टाउ3 x3 स्क्वायर बटा के स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर उसके बाद टाउ1 टाउ2 टाउ3 को नीचे लेके आ गया, और अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ ऐसा बन गया, x1 स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस x3 बटा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप का रिजल्ट। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर ellipsoid, which is the equation of ellipsoid, and the normal component of stress जो टाउ1 टाउ2 टाउ3 थे which acts at the point P0 will be tensile। टेंसाइल मतलब उनमें उस स्ट्रेस में जो इंक्रीमेंट आएगी, अगर इंक्रीमेंट आएगी तो टेंसाइल बोलते हैं, ठीक है। और डिक्रीज करे तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्रेसिव, ठीक है। तो ये बन गई टेंसाइल। केस नंबर 2, तीनों नेगेटिव ले ली। जब तीनों नेगेटिव लिए तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और तीनों के केस में माइनस साइन कॉमन। ये बन गया देखो, क्योंकि तीनों नेगेटिव लिए तो ये नेगेटिव आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर के माइनस हो जाएगा। फिर माइनस साइन कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और अगेन दिस के स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड ऑन द सेम लाइन्स के स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, फिर टाउ1 टाउ2 तो नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इन बोथ द केसेस दिस रिप्रेजेंट है एलिप्सॉइड, ठीक है। पॉजिटिव के केस में वो टेंसाइल बन गया, और नेगेटिव के केस में इट बिकम्स कंप्रेसिव। कंप्रेसिव मतलब लेंथ छोटी हो जाएगी इसकी। केस नंबर 3, व्हेन टाउ1 टाउ2 दो पॉजिटिव लिए, दो बराबर ले लिए तीनों पॉजिटिव, उसमें से कोई दो सेम कर दिए, जैसे टाउ1 और टाउ2 सेम कर दिए। अगर कोई दो स्ट्रेसेस सेम हो जाए देन व्हाट इज द रिजल्ट, देखो जरा। नंबर 11 इम्प्लाइज टाउ1 x1 स्क्वायर, टाउ2 की जगह x1 आ गया, सॉरी टाउ1 आ गया, टाउ1 x2 स्क्वायर प्लस टाउ3 भी पॉजिटिव है, टाउ3 मॉड x3 स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। सारे पॉजिटिव में तो भी प्लस आ जाएगा। इन दोनों में टाउ1 कॉमन, ये आ गया। उसका टाउ1 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो बन गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस टाउ3 बटा टाउ1 x3 स्क्वायर इक्वल टू प्लस टाउ के स्क्वायर बटा टाउ1 स्क्वायर। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज योर इक्वेशन ऑफ सिलेंडरॉइड। ये सिलेंडरॉइड की इक्वेशन है। अब ये तो सरफेसेस हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि आपने कहीं बीएससी में भी स्टडी किए होंगे, वहाँ पर आपने डिफरेंट सरफेसेस स्टडी किए हैं। तो दिस इक्वेशन इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सिलेंडरॉइड। याद कर लीजिए इसको, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस टाउ3 बटा टाउ1 मीन समथिंग, से दिस इज सी डी, कुछ भी बोल दो, x3 स्क्वायर इक्वल टू प्लस के स्क्वायर बटा टाउ1। देयर विल बी ओनली वन सेट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, द क्वाड्रेटिक इज अ सिलेंडरॉइड। Any two axes can be taken as orthogonal set of principal axes at the base which is a circle। ये जो है ये this itself represents circle। The normal component is tensile, क्योंकि सारा पॉजिटिव है तो this becomes tensile। केस नंबर 4, तीनों बराबर लिए। अभी पहले दो लिए थे बराबर, अब तीनों बराबर लिए पॉजिटिव। जब तीनों बराबर ले लिए तो टाउ1 तीनों में कॉमन इस साइड आ जाएगा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सफेयर। सो दिस बिकम्स x1 स्क्वायर plus x2 square plus x3 square equal to k square bata tau1 square। So this equation represents equation of sphere with center 0 0 0 and radius is equal to k bata tau1 under root। The normal stress at point P0 will be tensile, क्योंकि सारे पॉजिटिव हैं तो फिर टेंसाइल बन गया। एंड सिंस टेंजेंट एंड नॉर्मल आर इन द सेम डायरेक्शन देयरफॉर देयर आर इन्फिनिटली मैनी डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, टेंजेंट और नॉर्मल जो सेम डायरेक्शन में है तो उस वजह से वी हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे अदरवाइज 3 ही होती हैं। केस नंबर 5, दो पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव ले लिया, टाउ3 नेगेटिव लिया, ठीक है। लेकिन टाउ3 अपने आप में तो पॉजिटिव है, तो टाउ1 पॉजिटिव, टाउ2 पॉजिटिव, टाउ3 नेगेटिव लिया तो उसके साथ मॉड लगा दिया माइनस, और ये आगे हमने प्लस केस कर दिया यहाँ पे, एन इक्वल टू एन ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो पता ही है। उसके आगे क्या किया हमने, ये आ गया टाउ1 x1 स्क्वायर प्लस टाउ2 x2 स्क्वायर माइनस दिस इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, क्योंकि दो नेगेटिव लिए, ये दो पॉजिटिव लिए, एक नेगेटिव लिए, तो उसके अनुसार लिए नेगेटिव। तो कहने का मतलब दो रिजल्ट बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने दो नेगेटिव लिए, दो पॉजिटिव लिए, एक नेगेटिव लिया, तो उस केस में इट हैज़ 2 इक्वेशंस, क्योंकि इट इज़ नॉट डिसाइडेड वेदर दिस इज़ फुली नेगेटिव और दिस इज़ फुली पॉजिटिव।
some has positive value, one has negative value. So that's why we are defining two equations, one with plus k square and other is with minus k square. Depends on the orientation of the surface element. अब जो भी सरफेस की ओरिएंटेशन होगी उसके अनुसार अब ये जो नंबर 1 बनेगी, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। याद करिए इसको, अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं सारे के सारे। ये बनेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, ये जो नंबर 12 है, और ये जो दूसरी है ये बनेगी नंबर 13 हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। इसको बोलेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, इसको बोलेंगे हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स। यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट्स, they are the equation of surfaces and we have so many different surfaces which has different equations. If normal to the surface element at P0 cuts the bipartite hyperboloid, बोलता है कि अगर सरफेस का जो नॉर्मल है वो बाईपार्टेड हाइपरबोलॉइड को कट करता है P0 पॉइंट के ऊपर, तो उस केस में n की वैल्यू बन जाएगी माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ये इस तरीके से ली वैल्यू हमने, ये वैल्यू हम इस तरीके से लेंगे सो दैट द स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल सरफेस का नॉर्मल जो है P0 पॉइंट के ऊपर बाईपार्टेड हाइपरबोलॉइड को कट करता है और इस तरीके से कट करता है कि नॉर्मल हम लें माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर, तो उस केस में स्ट्रेस जो कंप्रेसिव हो जाती है, ये स्ट्रेस कंप्रेसिव बन जाती है, ये देखा गया है। इफ़ द नॉर्मल कट्स, और उसका दूसरा बोल रहा है इफ़ द नॉर्मल कट्स अनपार्टेड हाइपरबोलॉइड, और इस तरीके से कट कर रहा है कि यहाँ पर एन ले लिया के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो स्ट्रेस बन जाएगी टेंसाइल। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब अगर ये माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कंप्रेसिव। उस केस में ये सरफेस जो कंप्रेसिव बन जाएगा अगर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, और प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो ये बन जाएगा टेंसाइल। तो ऑटोमेटिकली प्लस में टेंसाइल बनता है और नेगेटिव में कंप्रेसिव बनता है। टेंसाइल वेक्टर, ए वेक्टर दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द एसिम्प्टोटिक कोन दिस डू नॉट कट आइदर ऑफ द हाइपरबोलॉइड्स। ये जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट और टू शीट देखे थे, बोला अगर दोनों में से किसी को कट नहीं करता है तो उस केस में एन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो इट इज नॉट इक्वल टू के स्क्वायर एंड हेंस कैपिटल एन इज इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली एन स्क्वायर 0, ए स्क्वायर तो 0 हो नहीं सकता, इसको कैपिटल एन 0 हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन 0 होगी। Accordingly, the element of surface which are directed along the generator of the cone experience only tangential stress। जब नॉर्मल डायरेक्शन 0 होगी, एन 0 होने का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल कंपोनेंट्स मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट जो सारे 0 हो गए, तो बचे कौन से, टेंजेंशियली बचेंगे सारे। सो दिस इज द डायग्राम, और सेम डायग्राम इट इज ऑलरेडी स्टडीड फॉर स्ट्रेन इन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन चेक। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जिसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।